हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, डेली की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन करते थे, बट आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से जो 15 क्वेश्चन है पेपर 1 के इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैंग्वेज 2 पेपर 1 एंड साथ ही साथ पेपर 2, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के हिंदी पेडागोजी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक साथ हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसको लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा एंड लास्ट में अपना जो है स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। तो चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, दोनों के लिए हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं डेली, क्योंकि कंटेंट जो है सारा कंप्लीट हो चुका है। 5 बजे जो आपको क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस यानी कि एसएसटी डिस्कस करते हैं। उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में चैप्टर वाइज भी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड पेपर 2 भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि इसके पहले ही जो हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो है लैंग्वेज यानी बेसिक इंटरपर्सन जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है, और आपका जो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या मतलब है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस लैंग्वेज को कहते क्या है। देखिए, जो आपका बेसिक, ठीक है, इंटरपर्सनल जो होता है कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज आप डेली यानी अपने घर में जो लैंग्वेज बोल रहे हो, माँ से खाना चाहिए तो आप कहते हो माँ खाना दो, जो भी आप लैंग्वेज घर में अपने घर के सदस्यों से बोल रहे होते हो, वो आपका आ जाता है बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल, उसको कहते हैं। जो लैंग्वेज आप अपने घर में बोलते हो, अपनी माँ से बात करो, अपनी बहन से बात करो, अपने भाई से बात करो, आपस में बात कर रहे हो, तो क्या वही लैंग्वेज आप अपने ऑफिस में अप्लाई कर पाओगे? क्या वही लैंग्वेज आप अपने विद्यालय जाकर के, अपने कॉलेज में जाकर के अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, वहां की लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, यानी कि जो विद्यालय हुआ, आपका ऑफिस हुआ, तो वहां पे औपचारिक लैंग्वेज प्रयोग की जा रही होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में हो, आपस में लोग बात कर रहे हैं घर में सभी सदस्य बैठ करके, तो वहां पे लैंग्वेज दूसरी बोली जा रही होती है जो कि अनौपचारिक होती है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि बेसिक का मतलब ही कि आप घर में जो डेली रोजमार्ग में दैनिक जो चर्या में जो भी लैंग्वेज आप प्रयोग करते हो अपने घर में डेली रूटीन में, जो भी लैंग्वेज है उसको कहते हैं। ठीक है, और आपका जो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज जो है प्रोफेंसी, इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज आप अपने ऑफिस में प्रयोग कर रहे हो, जो आप लैंग्वेज कहीं अदर स्टेट में चले गए वहां पे प्रयोग कर रहे हो, अपने फ्रेंड से जो बात कर रहे हो आप उस लैंग्वेज में प्रयोग कर रहे हो, आप अपने विद्यालय में हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो आप लैंग्वेज जो होती है थोड़ा अच्छे से बात करते हो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हो, आप थोड़ा सा तमीज में रह करके बात कर रहे होते हो, तो उसको आप बोलते हैं, यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि ये लैंग्वेज का क्या मतलब है और ये लैंग्वेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर 1 में भी पूछता है और पेपर 2 में भी पूछता है। तो आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि किसको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं और किसको कहते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जो है आपका किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या फिर अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या फिर वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए जो है औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या फिर केवल मनोवैज्ञानिक के लिए औपचारिक अकादमिक जो है अधिगम है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी विषयों से संबंधित औपचारिक जो है अकादमिक अधिगम है। इसका फुल फॉर्म जो है, यानी इसका मतलब जो है कि विषयों से संबंधित, यानी अगर आप विषयों से रिलेटेड कोई डिस्कस कर रहे हो, कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहे हो,
तो आप थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में क्लासरूम में, जैसे कि मान के चलिए अगर क्लासरूम में आप किसी लैंग्वेज के बारे में या फिर किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हो, तो आप सही से अच्छी लैंग्वेज में, जो स्कूल में लैंग्वेज फॉलो की जाती होगी, आप उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसी लैंग्वेज आती है जो आप विद्यालय में प्रयोग कर रहे हो, अपने ऑफिस में प्रयोग कर रहे हो, टीचर से बात कर रहे हो, तो आप उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, तो आपका इसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके अंतर्गत जो अध्यापक सबसे कम, यानी कि सबसे कम जो है प्रभाव उसका देखने को मिलता है, तो इस्तेमाल करती है। पहला इसमें जो ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित कक्षा जो है प्रबंधन उपागम, या फिर विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, या फिर विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम, या फिर आकलन केंद्रित जो है कक्षा प्रबंध उपागम। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंध उपागम आपका जो है ये सबसे कम होगा। बाकी विद्यार्थी केंद्रित तो ये आपका बेस्ट है, क्योंकि क्या है, आप विद्यार्थी को यानी बच्चे को क्या है आप सेंटर में रख रहे हो। ठीक है, विषय वस्तु केंद्रित मतलब विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंध जो उपागम, ये भी आपका सही है, क्योंकि विषय वस्तु को भी आप जो है महत्वपूर्ण मान रहे हो। आकलन असेसमेंट तो हर चीज में हर एक्टिविटी में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आकलन के द्वारा ही आप पता लगा पाते हो कि प्रोग्रेस कितना हो पाया है, कहाँ पे दिक्कत हुई, बच्चे को कहाँ पे समस्या हो रही, तो ये सारी एक्टिविटी कैसे चल रही है, तो आपका सारा जो प्लान होता है वो कैसे पता चल रहा होता है, जो आपका असेसमेंट है यानी कि आकलन के माध्यम से चल रहा होता है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि अध्यापक केंद्रित, अगर आप अध्यापक केंद्रित यानी बच्चे को सेंटर में ना रख करके अध्यापक को केंद्रित में रख रहे हो, टीचर को केंद्रित में रख रहे हो, तो ये आपका जो है इससे कम प्रभाव पड़ेगा। इसका इस्तेमाल जो है सबसे कम करना चाहिए अगर क्लासरूम में संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे एक्टिव होने चाहिए, बच्चे सेंटर में होने चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन 2 घटकों का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि भाषा शिक्षण में जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि का मतलब हुआ जो सामने बच्चे के प्रेजेंट हो, यानी कि जो बच्चा देख सके, महसूस कर सके, छू सके, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो इसके अंतर्गत जो है कौन से 2 घटकों का जो है प्रयोग किया जाता है। पहला है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, या फिर श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर श्रव्य भाषिक विधि और आपका संरचनात्मक उपागम, या फिर श्रव्य भाषिक विधि और आपका संप्रेषणात्मक उपागम। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी श्रव्य भाषिक होना चाहिए, और साथ ही साथ श्रव्य दृश्यात्मक, यानी कि बच्चा देख पाए। बच्चा जब किसी भी एक्टिविटी को, कोई भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो क्लासरूम में अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चा अगर उसको देख रहा है, उसको छू रहा है, उसको महसूस कर रहा है, तो बच्चा अच्छे से देखेगा, अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि आपका हो जाएगा, यानी बच्चा जो है चीजों को देख रहा है, छू रहा है, उसके साथ एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपका प्रत्यक्ष विधि हो जाता है, यानी बच्चे के सामने प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। संप्रेषणात्मक उपागम में जो होता है डिस्कशन हो रहा होता है, तो इसमें जो है बच्चा छू नहीं रहा होता है, ना ही कुछ देख रहा होता है, बल्कि क्या हो रहा होता है, ये संप्रेषणात्मक, यानी क्लासरूम में क्या है, अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, संप्रेषणात्मक उपागम हो रहा है, तो आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट होगा, बच्चा अलग अलग चीजें सीखेगा, लेकिन वो देख नहीं पाएगा। आप क्लासरूम में मान के चलिए, अगर क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, तो बच्चे ने कुछ नई चीज सीखी, तो अब वो चीज वो देख तो नहीं रहा है, बट वो माइंड में वो फील कर रहा है कि हाँ ये मैंने नई चीज आज सीखी, बट वो देख नहीं पा रहा। लेकिन प्रत्यक्ष विधि का मतलब ये हुआ कि बच्चे के सामने प्रेजेंट हो, बच्चा उसको देखे, महसूस करे, छुए, उसके साथ एक्टिविटी करे, तो वो आपका जो है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जाएगा, यानी दृश्य श्रव्यात्मक जो है, श्रव्य दृश्यात्मक विधि आपका सही होगा, यानी बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जैसे कि आप मान के चल सकते हैं कि टीवी वगैरह हुई जिसमें बच्चा देख रहा है, कोई आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई उदाहरण आपने दिखा दिया बच्चे को, तो बच्चा उसको देख रहा है, टीचर बोल रहा है, तो बच्चा सुन भी रहा है, तो ये आपका जो है एग्जाम्पल हो सकता है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। ठीक है, 2 घटक कौन से होंगे, श्रव्य भाषिक होंगे, और आपका सेकंड जो है श्रव्य दृश्यात्मक होगा। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही गई है लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। यानी दो अभ्यर्थी हैं जिनके बीच क्या है, डिस्कशन हो रहा है। इसमें जो है एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस जो है कौशल का आकलन कर रही है, यानी कि वो जो ये संवाद चल रहा है, जो क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाह रही है, उसको और इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रही है। तो कौन सा कौशल जो है, कौन से कौशल का वो आकलन कर रही है? पहला है केवल श्रवण कौशल है, या फिर श्रवण और वाचन कौशल है, या फिर श्रवण एवं पठन है, या फिर केवल वाचन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका आंसर सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी केवल श्रवण। क्योंकि क्या है, एक मिनट, लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें से जो है विद्यार्थियों को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? तो संवाद हो रहा है, यानी बच्चा बोल रहा है, दूसरा बच्चा सुन भी रहा है। तो आपका आंसर जो होगा सेकंड, यानी कि श्रवण और वाचन होगा। क्योंकि बच्चा बोल रहा है और बच्चा बोलने के साथ साथ सुन भी रहा है। तो सुन रहा है बच्चा तभी बोल पा रहा है, तभी क्या है, क्लासरूम में डिस्कशन भी हो पा रहा है। तो आंसर आपका सेकंड होगा, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट नहीं होगा, उसके लिए माफ करिएगा, आंसर आपका सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कशन के माध्यम से बच्चा सुन रहा है, तो उसके सुनने की क्षमता बढ़ रही है। और साथ ही साथ डिस्कशन, बच्चा बोलेगा, सुनेगा और बोलेगा। तो यानी बच्चे के श्रवण और वाचन दोनों कौशल जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी दोनों कौशल जो है विकसित हो रहे हैं। आंसर आपका सेकंड सही होगा। ठीक है, श्रवण पठन, यहाँ पे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर वाचन होता है, वाचन का मतलब होता है बोलना। केवल वाचन नहीं है, क्योंकि बच्चा सुन भी रहा है, क्योंकि जब सुन पा रहा है तभी वो बोल पा रहा है। ठीक है, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों को कठिन स्तर का हिसाब जो है लगा रही है। एक प्रश्न का जो है कठिन स्तर का मूल्य जो है 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? तो नजमा जो है उसको इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, या फिर इस प्रश्न को जो है परीक्षा पत्र से हटा देना चाहिए, या फिर यह जो है प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए माध्यम के रूप से जो है कठिन होगा, या फिर यह प्रश्न जो है परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न होगा। तो जो कठिन प्रश्न है उसको क्या करेंगी, उसको हटा देना चाहिए या फिर उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि इस प्रश्न को क्या है परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। इसमें आपका जो है आंसर सही होगा सेकंड, क्योंकि क्या है वो उसको जो हिसाब कर रही है, तो हिसाब लगा रही है, तो उस प्रश्न में यानी प्रश्न का जो है कठिन स्तर का जो मूल्य है 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए, तो उसको क्या है वो हटा देना चाहिए। आंसर आपका जो है सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सही है। ऑफिशियल आंसर की से मैं बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर इसका ये ना होकर के ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौन अवधि में जो है शिक्षार्थी क्या करते हैं? देखिए कभी कभी ये लगता है क्वेश्चन में इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में जो मेंशन किया गया आपको वही उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीटेट में काफी रिपीट होते हैं, तो अगर जो क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर वही होने वाला है, तो आपका जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वहां पे दिक्कत करेगा, आपका 1 नंबर जा सकता है। तो अगर प्रीवियस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो उसमें आंसर गिवन है आपको वही लगाना है, बाकी अपना जो है दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मौन अवधि में जो है शिक्षार्थी क्या करते हैं? तो पहला भाषा के साथ कार्य करते हैं, या फिर चेहरे की जो है भाव जो है यानी चेहरे की जो भाव है भंगिमाएं हैं उनसे सीखते हैं, या फिर भाषा नहीं सीखते, या फिर भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। तो मौन अवधि में यानी बच्चा जो क्या है मौन है, यानी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ चुपचाप है, यानी चुपचाप है, यानी मौन अवधि में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि भाषा के साथ कार्य करते हैं। क्योंकि मौन अवधि में भी यानी संकेत के माध्यम से आप अपनी लैंग्वेज यानी संकेत के माध्यम से भी आप अपनी बात जो है अभिव्यक्त कर सकते हो, अगर आप सामने वाला समझ पा रहा है। ठीक है, मौन का मतलब हुआ कि आप मुंह से नहीं बोलोगे,
लेकिन क्या है, आप एक्टिविटी हाथों से कर करके इशारों यानी संकेत के माध्यम से आप बता सकते हो, तो भाषा के साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ आंसर आपका जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बात कही गई है ELL जो है विद्यार्थी में डैश डैश शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुति की गई जो है सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। यानी कि जो इसके द्वारा जो है दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा जो सूचनाएं जो है प्रस्तुत की गई हैं, यानी जो प्रस्तुत किया गया है उन सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो इसमें आपका पहला दृश्यात्मक है, या फिर श्रव्यात्मक है, या फिर गत्यात्मक है, या फिर स्थानिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका फर्स्ट होगा, यानी दृश्यात्मक, यानी जो उनको दिखाया जा रहा है उसका वो जो है वो लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 8। इसमें बात कही गई है कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण जो है कैसे पढ़ाई जाती है, यानी जो ग्रामर होती है उसमें जो ग्रामर है उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो पहला आगमनात्मक रूप से, या फिर निगमनात्मक रूप से, या फिर बिना किसी व्याख्या के, या फिर बनावटी रूप से। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसमें क्या है, पहले आपको नियम सिखाने होते हैं, पहले आप नियम सीखते हैं, उसके बाद आप जो है उदाहरण दे रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो आपका होता है आगमनात्मक विधि होती है, उसमें आपको पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपको रूल जो है सिखाए जा रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर होगा सेकंड, यानी निगमनात्मक जो है विधि हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले आप रूल सीख रहे होते हो, पहले आप नियम सीखते हो, फिर आप एग्जाम्पल। तो इसका प्रयोग जो है व्याकरण सीखने में किया जा रहा होता है। ये जो है ऊंची क्लासों में, यानी कि 5th मतलब क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास 5 से या ऊंची क्लासों में जो है इस विधि का प्रयोग किया जा रहा होता है, क्योंकि ग्रामर सीखने के लिए पहले आपको रूल सीखने होते हैं, जो रूल है उनको आप उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर आपको उदाहरण दिए जा रहे होते हैं। आंसर आपका जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आगमनात्मक जो विधि है इसका प्रयोग छोटी क्लासों में ज्यादा किया जा रहा होता है, क्योंकि क्या है इसमें आपको पहले उदाहरण दिए जाते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि हाँ देखो वो ऐसा एग्जाम्पल है, इससे मैच करेगा ये वो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर आपको थोड़ा बहुत नियम उसके रूल जो है सिखाए जाते हैं। तो ये छोटी क्लासों में बेस्ट माना जाता है, लेकिन आंसर आपका जो है सेकंड होगा, क्योंकि पहले रूल फिर जाके आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि हरेंद्र जो है अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं, यानी जिस पर क्या है चित्र पहले से बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुनकर यानी सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र जो है किस कौशल का आकलन कर रहा है, यानी कि एक फ्लैश कार्ड जो है बच्चे को देता है, फिर क्या है उस पर जो चित्र पहले से बने हुए हैं, फिर वह एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसी फ्लैश कार्ड पे जो चित्र बने हुए हैं उसको मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा कौशल जो विकसित हो रहा है, या फिर कौन से कौशल का आकलन किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो पहला है पठन, या फिर श्रवण, या फिर वाचन, या फिर दृश्य जो है रूपकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका होगा आंसर सेकंड, क्योंकि श्रवण यानी कि बच्चा जब सुनेगा अच्छे से तभी वो चीजों को समझ पाएगा, यानी सुन समझ कर। ठीक है, सुनता है फिर समझता है, फिर जो है इसको मैच करना है, तो उसका श्रवण कौशल जो बेस्ट होगा तभी जाके वो चीजों को कनेक्ट कर पाएगा, तभी हर चीज अच्छे से जो है समझ पाएगा। दृश्य जो है रूपकता ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा अगर देख भी लेगा, क्योंकि देख तो सभी बच्चे रहे, लेकिन अगर वो सुन नहीं रहा है कि टीचर बोल क्या रहा है, कौन सा वाक्य बोल रहा है और इस वाक्य में क्या क्या इंक्लूड है जो हमारे मतलब फ्लैश कार्ड में बना हुआ है, तो बच्चा जो है मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे में क्या है श्रवण जो कौशल का आकलन किया जा रहा है कि बच्चे जो है कितने सेंसिटिव हैं, वो कैसे मतलब कितनी अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, चीजों को ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, सुन करके समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आकलन होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही होगा, क्योंकि बच्चे जब सुनेंगे तो फटाक से वो मैच भी कर लेंगे, वो जब सुनेंगे समझेंगे तभी जाके वो मैच कर पाएंगे। आंसर आपका सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। इसमें बात कही गई है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक जो है टेस्ट देती है, वह उन्हें एक वाक्य देती है,
जिसमें कोई एक शब्द जो है रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह जो है भाषा के किस उपकौशल की जो है परीक्षा ले रही है, यानी कौन सा उपकौशल है जिसकी वो परीक्षा ले रही है। तो पहला है श्रवण, पठन, शब्द भंडार या फिर व्याकरण, यानी क्या कर रही है, पहले वो टेस्ट देती है, ठीक है, बच्चों को। फिर कह रही है कि उस वाक्य मतलब वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है, यानी एक शब्द है जो रेखांकित किया हुआ है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताओ, यानी कि एक शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है, उसका कह रही है कि आप विलोम बताओ। तो कौन सा कौशल जो है बच्चे में विकसित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा शब्द भंडार, क्योंकि शब्द भंडार जब बच्चे का डेवलप होगा तभी जाकर के वो उस वाक्य का जो है, उस शब्द का जो है विलोम बता पाएगा, ठीक है। आंसर आपका जो है वो थर्ड होगा, क्योंकि शब्द भंडार जब बढ़ेगा तभी आपको विलोम शब्द आएंगे, तभी आपको समानार्थी शब्द आ पाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, क्योंकि शब्द भंडार जो है बच्चे का बढ़ा रही है टीचर। आंसर आपका थर्ड होगा। श्रवण, पठन और व्याकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है, क्योंकि क्या है, रेखांकित वाक्य शब्द है और उसका विलोम बताना है। तो जब बच्चे का शब्द भंडार बढ़ेगा तभी जाके वो बता पाएगा। आंसर आपका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बात कही गई है कि निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक जो है उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो पहला है वाइगोस्की का जो है निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेड-पीडी, या फिर पियाजे का जो है अधिगम सिद्धांत, या फिर थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, या फिर स्किनर का जो है सक्रियात्मक अनुकूलन, यानी कि जो अनुकूलन है। तो आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि निर्देशित जो पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति जो है किससे संबंधित है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वाइगोस्की का जो है यानी निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र है, यानी कि आपका जेड-पीडी, क्योंकि जेड-पीडी जो आपका होता है उसमें क्या है, आपको किसी की मदद मिल रही होती है, किसी के द्वारा आपको निर्देश दिया जा रहा होता है, किसी के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा होता है। क्योंकि जो जेड-पीडी आपका होता है वो होता क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलिए आप मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपकी संभावना है कि आप खुद से यहाँ तक ग्रो कर पा रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरा ग्रो यहाँ तक हो जाए। खुद से तो आप यहाँ तक कर ले रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आपको लगता है कि मेरा ग्रो यहाँ तक हो सकता है, यानी कि अब मान के चलिए कि आप सीटेट में सीडीपी सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, कि सीटेट में सीडीपी जो सब्जेक्ट है उसको आप खुद से जब आपने सॉल्व किया प्रीवियस के क्वेश्चन को, तो आपके नंबर आ रहे थे 25, ठीक है, 25 आ रहे थे या फिर 20 आ रहे थे, ठीक है। अब आपकी संभावना थी कि 30 मेरे आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 20 आ गए, तो 30 जो है वो आ सकते हैं, लेकिन 30 आप खुद से नहीं ला पा रहे हो। अब आपको क्या चाहिए, किसी की मदद चाहिए। तो किसी की मदद यानी जिसके द्वारा मदद ले रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, MKO। वो कोई टीचर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपकी मतलब बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई ऑफलाइन कोचिंग आप कर लोगे, कोई ऑनलाइन हुए, कोई मॉक टेस्ट हुआ, कोई प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने। तो क्या हुआ, किसी की आपने मदद ली। अब वो मदद जिससे आप ले रहे हो वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। देखिए ये डाउट मत रखिएगा कि जिससे भी हम मदद लेंगे तो हमसे बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे आप मदद लोगे तो ये भी नहीं है कि उसको सब कुछ आ रहा है, वो सब कुछ ज्ञाता है, वो ऑल राउंडर है, ऐसा नहीं है। उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए वो आपके लिए MKO हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से CDP की मदद ले ली, यानी उससे नोट्स वगैरह ले लिए, उससे आपने प्रैक्टिस ले ली, यानी उससे आपने प्रैक्टिस करवा ली, या फिर आपने उससे जो है नोट्स वगैरह ले लिए, उसकी मदद ले ली, उसकी थोड़ी हेल्प ले ली, कहाँ पे कौन से टॉपिक, कौन सी थ्योरी हमको अच्छे से पढ़नी है। जहाँ पे आपको दिक्कत हुई उसने आपकी मदद दे दी, यानी उसने आपको मदद की, उसने अपनी मदद दी आपको, ठीक है। अब जो है आपका जो फ्रेंड था उसको CDP अच्छी आती थी, आपने उससे हेल्प ली, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं है कि उसको सारी सब्जेक्ट बेस्ट होंगी। हो सकता है उसका EVS अच्छा ना हो सकता है उसकी मैथ अच्छी ना
हो सकता है उसको सोशल साइंस बहुत अच्छे से ना आती हो, ठीक है। तो ये नहीं है जिससे आप मदद ले रहे हो उसको सब कुछ आता होगा, लेकिन हाँ जिस टॉपिक के लिए आप मदद ले रहे हो उस टॉपिक के लिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, MKO हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जब मदद आप उसी से लोगे जिसको उस टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिससे भी आप मदद ले रहे हो वो आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है। उस टॉपिक के बारे में, उस थ्योरी के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में उसको क्या है, आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, तभी जाके आप उससे मदद ले पा रहे हो। तो अब क्या हुआ कि आपकी संभावना थी कि ग्रो मेरा यहाँ तक हो सकता है, यानी मैं 30/30 ला सकता हूँ। आपने अपने फ्रेंड की मदद ली, अब आपके आने लगे 30/30। तो यानी जो आपके 30/30 आने लगे, वो जो खुद से आपने की थी तो आपके आ रहे थे 20 नंबर, यानी खुद से जब आपने प्रैक्टिस की, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपके 20 नंबर आ रहे थे। अब आपने अपने फ्रेंड की मदद ले ली तो आपके आने लगे 30/30। तो जो आपके 30/30 आने लगे, वो जो 20 पहले से आ रहे थे, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी जो ये क्षेत्र है जो आपका इतना ग्रो हो गया, जो ये क्षेत्र है इसको कहते हैं ZPD, ठीक है। यानी जो विकास का क्षेत्र होता है, जो खुद से करने का और बाकी किसी की मदद से करने का, उस क्षेत्र को कहते हैं ZPD। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं वाइगोस्की की थ्योरी में, वो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता है ZPD क्या है, MKO क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर रखिएगा। तो ये आपका ZPD होता है, जो विकास का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब जो आपका फ्रेंड रहा, आपने जिससे मदद ली, वो आपका क्या हो जाएगा इस टॉपिक के लिए, MKO, क्योंकि उसने आपको हेल्प दी, ठीक है। और जो हेल्प मिली, जो कि दिख नहीं रही है बट हेल्प दी गई, तभी जाके आपके 30/30 आ रहे हैं। तो जो हेल्प दी गई है उसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग, यानी जो दिख नहीं रही है बट मदद आपको दी गई है, वो आपकी हो जाएगी इसके फोल्डिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि MKO क्या होता है, ZPD क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिंदी पेडागोजी, CDP दोनों में मदद करेगा। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये है, कल को आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, जो कि आपके दायरे से बाहर ही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बट हाँ, अगर आपको किसी ने मदद दे दी तो आपका इतना ग्रो हो सकता है। तो वो आपका जो क्षेत्र रहा खुद से करने का और किसी की मदद से करने का, जो बीच का जो क्षेत्र रहा, वो आपका होता है ZPD, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी निर्देशित पठन, जो आपका वाइगोस्की का जो है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, क्योंकि निर्देश आप ले रहे हैं किसी से भी, कोई टीचर होगा, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी A to Z हो सकता है। आंसर आपका फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। स्किनर क्या कहते हैं, बच्चा अनुकरण करके सीख रहा होता है, बच्चा जो है कॉपी करके सीख रहा होता है, ये भी ध्यान रखना। जीन पियाजे जो है, ये क्या किए, बच्चे को स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट स्टेजों में होगा, यानी बच्चा जब इतनी उम्र में पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, फिक्स है, ठीक है। इतनी स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट, इतनी स्टेज पे पहुंचेगा तो बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। लेकिन वहीं पे वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे को अच्छे रिसोर्स दिए गए, बच्चे को मौका दिया गया, तो बच्चा अपनी उम्र से भी बेहतर करेगा, अपनी उम्र से भी बेहतर उसकी समझ बनेगी। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं बट जो इस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, कि वहाँ के लोग काफी शिक्षित हैं, काफी अच्छे हैं, काफी मिच्योर हैं, काफी अच्छे से बात करते हैं, काफी उनमें जो है सभ्यताएं हैं। तो बच्चा अगर छोटा भी है लेकिन उसका बात करने का तरीका, उसको खुद को एक्सप्लेन करने का तरीका, सामने वाले को रिस्पेक्ट से बात करने का तरीका, वो अच्छे से, उसका नॉलेज भी काफी अच्छा होगा, तो उस बच्चे में क्या है, उम्र के हिसाब से भी ज्यादा मेच्योरिटी होगी। क्योंकि क्या है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा रहा, उसने लोगों को वैसे ही देखा बात करते हुए, वैसा ही वो बन गया, ठीक है। तो वाइगोस्की जो कहते हैं ये बात रियल लाइफ में भी फॉलो करती है, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट वैसा हो रहा होता है। तो ये वाइगोस्की जो है ये यही कहते हैं कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट अच्छा दिया गया है, बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो बच्चा अपनी उम्र से भी बेहतर करेगा, यानी अपनी जो उसकी एज होगी उससे भी बेहतर वो परफॉर्म कर पाएगा। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बात कही गई है कि पूनम जो है अपने विद्यार्थियों को शब्दों में जो है निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है, यानी तुकबंदी, यानी एक से मिलते जुलते, जैसे कि आपका हुआ कर्ता,
रहता, जिसमें कि अब देखो इसमें क्या हुआ है, मिलता जुलता, यानी ता ता आ रहा है, ठीक है। तो एक से एक मतलब क्या, एक से मिलते जुलते शब्द बनना, जैसे कि करता हुआ, रहता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, तो इसमें ता लास्ट में आ रहा है, तो तुकबंदी यानी एक से मैच करते हुए वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रही है, ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है बच्चों से। तो इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों में किस पक्ष को मजबूत कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि ध्वन्यात्मक जो है जागरूकता बच्चे में ला रही, क्योंकि बच्चा सुनेगा करता, जाता, खाता, पीता, तो बच्चा क्या है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें कौन सा वर्ड बोला जा रहा है, कौन सी ध्वनियां निकल रही हैं, तो बच्चे में ध्वन्यात्मक जागरूकता जो है विकसित होगी, इसको क्या है मजबूत बना रही है। आंसर आपका फर्स्ट होगा। आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता नहीं होगा। लिपि का यहाँ पे कोई काम ही नहीं चल रहा कि कौन सी लिपि का वर्ड है, ऐसा यहाँ पे नहीं। व्याकरण की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बात कही गई है कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष जो है प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है, ठीक है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का जो है क्रियान्वयन करना चाहिए, यानी कि जो सुधा है वो क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों के समक्ष जो है प्रवाह पठन का जो है आदर्श रूप प्रस्तुत कर रही है, यानी प्रवाह पठन जो है स्पीड में अच्छे से पढ़ना, लय ताल में, उसे जो है अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का जो है क्रियान्वयन कर रही है, क्रियान्वयन करना चाहती है। तो पहला है सरसरी तौर पर पठन, या फिर बारीकी से पठन, या फिर मौन पठन, या फिर ऊंचे स्वर में पठन। तो आंसर आपका जो 13 है, इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी ऊंचे स्वर में पठन, क्योंकि क्या है समक्ष जो है प्रवाह पठन, यानी कि धारा चल रही है आराम से, कि जो लय ताल बना हुआ है, स्पीड में जो है बच्चा पढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऊंचे स्वर में जो है पठन, यानी ऊंचे स्वर में बच्चा लाउड रीडिंग कर रहा है, जिसको क्लास 1-2 में फॉलो किया जाता है, यानी 1 to 5th तक ये जो है लाउड रीडिंग करवाई जा रही होती है। क्योंकि लाउड रीडिंग से क्या होता है, बच्चा खड़े होकर के क्लासरूम में पढ़ रहा होता है, जो बाकी बच्चे होते हैं वो पीछे से फॉलो कर रहे होते हैं, बच्चा भी सुन रहा होता है, टीचर भी सुन रहा होता है, बाकी सारे बच्चे भी इसको नोटिस कर रहे होते हैं कि बच्चा कौन सा वर्ड गलत बोल रहा है, कौन सा वर्ड सही बोल रहा है, और कहाँ पे इसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, क्योंकि वो क्या है क्लासरूम में 30 बच्चों के सामने खड़े होकर रीड कर रहा है। कल को क्या है 20 यानी कि 50 बच्चों के सामने वो बोलने की हिम्मत रखेगा, ऐसे ही 100 बच्चे, फिर 200 लोगों के सामने भी वो बोलने की हिम्मत आएगी उसमें। ये यानी बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है कि 4 लोगों के सामने वो बोल पाए, और साथ ही साथ जो उसकी रीडिंग होती है वो भी बेस्ट हो रही होती है, जहां पे उसको दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा क्या है लाउड रीडिंग कर रहा होता है, और जब बच्चा लाउड रीडिंग करेगा तो टीचर भी सुन रहा है, जहां पे दिक्कत हुई टीचर ने समझा दिया, जहां पे दिक्कत हुई उसके जो फ्रेंड है या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं पीछे से फॉलो कर रहे हैं, वो बता देंगे कि इसका ये वर्ड ना होकर के ये होगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। तो ये सारा जो है लाउड रीडिंग के अंतर्गत होता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है, साथ ही साथ बच्चे की लर्निंग बेहतर हो रही होती है। तो आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा, ठीक है। सरसरी तौर पर पठन नहीं होगा, क्योंकि सरसरी तौर पर बच्चा जो पढ़ेगा मेन पॉइंट को सरसरी तौर पर जो है पढ़ता चला जाएगा, बारीकी से किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आप बारीकी से पढ़ते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट निकले, ठीक है। मौन पठन भी आपका नहीं होगा, छोटी क्लास की बात चली। आंसर आपका जो है 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थियों में नई नई शब्दावली सीखने सिखाने की जो लिए युक्तियां जो है सिखानी क्यों जरूरी है, यानी जो है विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां जो है सिखानी क्यों आवश्यक हैं, क्यों जरूरी हैं। तो पहला है जिसमें यानी जिससे कि विद्यार्थी अपने आप जो है नई शब्द संपदा सीख सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद कर सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी जो है नई जो है भाषा अर्जित कर सके, या फिर जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो शब्दावली जो है सीखने सिखाने के लिए क्यों जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि जिससे कि विद्यार्थी अपने जो है आप नई शब्द संपदा सीख सके। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि शब्दावली जब आप बच्चा सीख रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसकी नई शब्द संपदा है वो बढ़ेगी। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा।
क्योंकि अर्जित के यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि बच्चा क्या है, शब्दावली सीख रहा है। तो शब्दावली बच्चा अर्जित नहीं कर सकता, बच्चे को लर्निंग करनी पड़ेगी, बच्चे को जो है सीखना पड़ेगा, बच्चे को अपनी जो है रीडिंग में उसको लाना पड़ेगा। बाकी जो नए शब्दों को याद करना, रटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं कराना, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बने, ये भी नहीं। आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा, क्योंकि नया शब्द संपदा बच्चा सीख रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि अपनी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, यानी कि आपकी जो नियुक्ति है जो है माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में हो रही है, बात कही जा रही है माध्यमिक स्तर की। कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगी, यानी मान के चले एज अ टीचर के रूप में आपकी नियुक्ति हो गई माध्यमिक स्तर पर, और भाषा का यानी कि लैंग्वेज के आप टीचर बने, तो आपकी क्या जो है भूमिका रहेगी। तो पहला है, आप यह निर्णय लेना चाहोगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, या फिर आप सीखने के लिए परिस्थितियों का जो है सृजन करना चाहोगे और विद्यार्थी को सीखने के लिए जो है अवसर दोगे, या फिर शिक्षार्थियों के जो है सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहोगे, या फिर एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहोगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, आंसर आपका इसमें 4 होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही और आपका डी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी के सामने विषय सामग्री आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी के सामने अगर विषय सामग्री आप प्रस्तुत कर देंगे तो बच्चे खुद से तो नहीं पढ़ पाएंगे, उसको आपको क्या करना है, बच्चे को आपको मदद करनी पड़ेगी, बच्चे को समझाना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हुई आप उसको मदद देंगे। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही है, यानी कि निर्णय लेना चाहिए कि क्या और कैसे पढ़ाना है। तो बिल्कुल सही बात, पहले आप प्लान करते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ाना है, बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है कि बच्चा चीजों को कनेक्ट कर पाए, कौन से एग्जाम्पल देने हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप जो है सीखने के लिए स्थितियों का जो है सृजन करना चाहेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप कंडीशन समझेंगे कि बच्चे क्या हैं, किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो आप सारी कंडीशन के बारे में समझेंगे। अगला जो है एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार जो है मदद भी देंगे। तो ये भी सही है, क्योंकि क्या है, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो रही है आप उसको हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हुई आपने मदद कर दी तो बच्चे की और लर्निंग बेहतर होगी, बच्चा और आगे प्रोग्रेस करेगा। आंसर आपका 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विषय सामग्री आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, बच्चे के पास खुद ही बुकें हैं, अगर वो खुद से रीड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो खुद से कोई बच्चा रीड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई, यानी एक लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 15 क्वेश्चन। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है कि सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस के क्वेश्चन से आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि कहीं के कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको उठा करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, सीटेड लैंग्वेज 1 पेपर 1 है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस के ही हैं। हुआ क्या, मैंने 15 क्वेश्चन जो थे वो मैंने एक साथ ना डिस्कस करते हुए 30 क्वेश्चन एक में ऐड कर दिया, यानी स्क्रीनशॉट लेकर के एक में ऐड कर दिया है। तो इस वजह से क्या है, आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो इसमें बात यही की जा रही, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, यानी कि जो शब्द संपदा आई है उसको क्या है, एक्सप्लेन करना चाह रही है। तो टीचर जो है वो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रही है, जो बच्चे की घर की भाषा है और जो मुख्य भाषा है उसका प्रयोग कर रही है। ठीक है, बाद में वह उन्हें जो है उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने की किस विधि का जो है अनुसरण कर रही है। तो अनुसरण यानी कि इंग्लिश सिखा रही है टीचर, तो कौन सी विधि का अनुसरण करेगी, क्योंकि क्या है, शब्द संपदा का जो प्रयोग करती है उसमें वो मदर टंग को भी इंक्लूड कर रही है। तो पहला है संरचनात्मक विधि, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है
इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि है। क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, इंग्लिश सीख रही है तो ऑब्वियसली सी बात है सेकंड लैंग्वेज होगी, तो इसमें आपका जो व्याकरण अनुवाद विधि होता है इसके अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहले जो आपको रूल सिखाए जाते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है मदर टंग में। बच्चे की जो लैंग्वेज रही हो, मान के चलिए आपको इंग्लिश सीखना है, तो अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, आप हिंदी में बात करते हो, तो पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाएगा, तब आप समझ पाओगे, या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर किया जाएगा, तब आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि मदर टंग में जो है ट्रांसफर किया जा रहा होता है, मदर टंग का जो है प्रयोग किया जा रहा होता है, तभी जाके आप दूसरी लैंग्वेज जो है सीख पाते हो। ये तो नहीं कि आपकी मदर टंग हिंदी है और आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप हिंदी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करो, जीरो के बराबर, और आप इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको हिंदी की जो है मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश के कुछ टर्म ऐसे होंगे जो आपको हिंदी में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। तो हिंदी का जो है आप प्रयोग करेंगे, मातृभाषा का प्रयोग करके आप दूसरी लैंग्वेज जो सीख रहे होते हैं वो हो जाता है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। आंसर आपका थर्ड सही होगा। प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा, संप्रेषणात्मक, जिसमें बातचीत डिस्कशन हो रहा हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। बात कही जा रही अंग्रेजी सीखने की, जिसमें कि टीचर जो है बच्चे की मदर टंग यानी घर की लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रही है, तो आपका जो होगा व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें क्या है, इंग्लिश को ट्रांसफर किया जा रहा है, तब बच्चा सीख पा रहा है। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 2 पे। इसमें बात कही गई है कि कम्युनिस्ट जो है क्यूमिस के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है। तो पहला है खेल के जो है मैदान की भाषा, या फिर कक्षा कक्ष की भाषा, या फिर भाषा प्रयोगशाला, या फिर समाचार वाचन कक्षा की भाषा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आंसर आपका फर्स्ट हो गया, यानी खेल के मैदान की भाषा। ठीक है, आंसर जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है, तो खेल की भाषा, क्योंकि बच्चा क्या है जब खेलने जाता है फील्ड में, तो वहां पर सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, तो सारे बच्चे जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो समाज की ही भाषा होती है, यानी कि वहां पे एक छोटा सा समाज, जहाँ पे 2 से 4 लोग मिल जाते हैं, बैठ के अपना डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक समाज बन जाता है। तो जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं जिस फील्ड में, वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहां पर भी एक समाज जो है इंक्लूड हो रहा होता है, एक समाज बन रहा होता है, तो वहां पे बच्चे जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं वो क्या है आपका सामाजिक भाषा कहलाएगा। आंसर आपका फर्स्ट होगा। कक्षा कक्ष की जो है भाषा, वहां पे औपचारिक लैंग्वेज चल रही होती है, भाषा प्रयोग में भी आपका नहीं होगा, समाचार वाचन में भी आपका औपचारिक लैंग्वेज होती है। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि क्या है बच्चा एक दूसरे से इंक्लूड हो रहा होगा, खेल के माध्यम से सीख रहा होगा, तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है स्वनिम जागरूकता जो है इस बात की समझ है कि, पहला है भाषा में स्वनिम होते हैं, या फिर भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार जो है ढाला जा सकता है, या फिर जो है भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है, या फिर भाषा की ध्वनियाँ जो है पहचानी जा सकती हैं और ना ही स्थिति अनुसार जो है ढाली जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसमें आपका आंसर होगा 2, यानी कि भाषा की जो ध्वनि को पहचाना जा सकता है और आपका पृथक किया जा सकता है, साथ ही साथ स्थिति अनुसार जो है उसको ढाला भी जा सकता है। तो आंसर आपका जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या है, सेकंड सही होगा, क्योंकि बात कही जा रही स्वनिम जागरूकता। ठीक है, तो इसमें आपका जो है उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी ध्वनि को आप पहचान भी सकते हैं, उसको पृथक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है स्थिति अनुसार आप उसको ढाल भी सकते हैं। आंसर आपका फर्स्ट जो है सही होगा, याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, भाषा में स्वनिम होती है, ये आपका नहीं होगा, सबसे बेस्ट आपका जो है सेकेंड ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही गई है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में जो है मदद कर रही है। इस प्रकार से वह जो है उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है, यानी कि आरंभ, मध्य और अंत जो ध्वनियां हैं उनको क्या पृथक पृथक कर रही है, यानी कि अलग अलग करने में मदद कर रही है। तो कौन सा पक्ष जो है मजबूत कर रही है टीचर? तो पहला ध्वन्यात्मक जागरूकता, या फिर आकृति मूलक जागरूकता, या फिर चित्र मूलक जागरूकता, या फिर व्याकरण जागरूकता। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता जो है विकसित कर रही है।
क्योंकि बच्चे क्या है समझ पा रहे हैं कि मध्य क्या है, आरंभ क्या है और अंत क्या है। ठीक है, और जो ध्वनियां उसमें से निकल रही हैं उसको पृथक पृथक भी बच्चे कर पा रहे हैं, यानी अलग अलग बच्चे कर पा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, यानी ध्वन्यात्मक जागरूकता जो है बच्चे में मजबूत हो रही है। आकृति मूलक आपका नहीं होगा, चित्र की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, व्याकरण की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय जो है बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। यानी जो टीचर है वो पढ़ाते टाइम क्या कर रही है, बहुत सारे चित्र और जो है बहुत सारे दृश्यों का जो है प्रयोग कर रही हैं। दृश्यात्मक जो है उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी, यानी जो चित्र दृश्यात्मक है जो देख करके टीचर पढ़ा रही है वो विद्यार्थी में किस प्रकार मदद करेंगे। तो पहला है जिस विचार बिंदु के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, उसे समझने में, या फिर पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसका चित्र बनाने में, या फिर पाठ्य सामग्री से जुड़ी जो है फिल्म को बेहतर तरीके से समझने में, या फिर आपका होगा अपने पाठ जो है अपने पठन सामग्री गृह कार्य की अच्छी तरह से जो है योजना बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है इसमें आंसर होगा 2, यानी कि पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है उसका चित्र बनाने में। आंसर आपका जो है सेकंड होगा, क्योंकि दृश्यात्मक की यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो दृश्यात्मक की बात हो रही है तो आपका आंसर होगा सेकंड, यानी कि बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या है उसका चित्र बनाने में मदद करेगी। तो आंसर आपका जो है सेकंड होगा। आपका आंसर सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी जो बात कही गई फिल्म से मतलब जो जुड़ी फिल्म को बेहतर समझने में, ये आपका नहीं होगा। गृह कार्य को अच्छी तरह से योजना बनाने में, ये भी नहीं होगा। आपका फर्स्ट भी नहीं होगा। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात कही गई है निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से जो है पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। तो पहला है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, या फिर डिकोड करने और कूटबंध करने में मदद करती है, या फिर डिकोड करने और जो है साकार कल्पना करने में मदद करती है, या फिर डिकोड करने और पठन करने में मदद कर रही होती है। तो बात कही जा रही निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो कि तो पहला क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है बच्चा डिकोड कर पा रहा है, बच्चा क्या है चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जरूरत हुई बच्चा वहाँ पे चेंज कर पा रहा है और साथ ही साथ उसका अर्थ समझ पा रहा है, क्योंकि लर्निंग तभी बेहतर होगी जब मीनिंगफुल होगी। यानी बच्चे को एटलीस्ट समझ में आए कि क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है, इसका क्या मतलब है, उसका वो अर्थ निकाल पाए, उसका वो मीनिंग समझ पाए। तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। कूटबंध भी करने में मदद नहीं करेगा, कल्पना करने में भी मदद नहीं होगी, पठन करने में भी मदद आपको नहीं मिलेगी। आंसर आपका क्या है फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं क्या है अर्थ निर्माण कर पाए। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है कि साधना परीक्षा प्रश्नों में कठिनाई स्तर को समझ रही है। ठीक है, एक प्रश्न के जो है कठिन स्तर का मूल्य जो है 90 है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिला और फिर से ये रिपीट हुआ। चेंज क्या किया गया, डिजिट चेंज कर दिया गया। इसके पहले जो था उसमें 30 थे, इसमें क्या है 90 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं सीटेड में, बस रहता क्या है कहीं पे डिजिट चेंज कर दिया जाएगा, कहीं पे नाम चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा लैंग्वेज को, बाकी क्वेश्चन जो है वैसे ही पूछे जा रहे होते हैं। तो इसमें बात कही गई मूल्य जो 90 है, साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इसमें आपका सेकंड होगा, यानी कि जो है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में नहीं रखना चाहिए। इसके पहले भी यही था कि प्रश्न पत्र से जो है हटा देना चाहिए, और वही आंसर है। इसमें थोड़ा घुमा दिया गया। इसके पहले क्या था कि प्रश्न पत्र में उसको हटा देना चाहिए, और इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन भी चेंज है, लेकिन जो इसका मीनिंग निकल रहा है, जो इसका मतलब निकल रहा है वो सेम है। क्योंकि क्या है लैंग्वेज चाहे जितनी घुमाई जाए, लेकिन जो उसका अर्थ निकल रहा है, जो उसकी मीनिंग निकल रही वो तो सेम होगी।
ठीक है, आंसर आपका जो है सेकंड होगा। परीक्षा जो है, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में जो है रखना चाहिए, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसके पहले जो था आपका मतलब इसके पहले जो था कौन सी लैंग्वेज थी जो कि बोली जाती थी विद्यालय और आपका ऑफिस में। अब आ गया आपका बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल। इसके पहले जो लैंग्वेज थी वो थी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, लेकिन अब आपका पूछा गया बेसिक इंटरपर्सन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों अच्छे से बताया कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर प्रयोग की जा रही होती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें बात कही गई है कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो आपका स्टीफन क्रेशन है, या फिर लेवाइगोस्की हैं, या फिर बीएफ स्कनर हैं, या फिर आपके जिम क्यूमिस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, आंसर आपका 4 होगा, यानी जिम्स क्यूमिस जो हैं इन्होंने क्या है इसकी अवधारणा दी है, जिसमें से बात कही गई कि जो लैंग्वेज है विद्यालय में बोली जा रही है, जो आप ऑफिस में बोल रहे हो वो लैंग्वेज चेंज है, और जो आप घर में बोल रहे हो अपने घर में फैमिली में सदस्यों से बात करते टाइम वो आप दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे होते हो। तो आपका जो घर में लैंग्वेज बोली जा रही है, जो आप आपस में बैठ करके बात कर रहे हो, जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, आपका बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। ये जो अवधारणा दी गई है वो क्यूमिस के द्वारा दी गई, तो आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। इसमें बात कही गई है कि सुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति जो है सर्वोत्तम होगी, यानी कि सामाजिक भाषा जो है सिखाना चाह रही, सामाजिक कौशल भी सिखाना चाह रही, यानी सामाजिक के जो तौर तरीके हैं, जो रहन सहन है, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज है वो क्या है बच्चे को सिखाना चाह रही है। तो कौन सा सर्वोत्तम जो है रास्ता होगा? पहला है ड्रामा, खेल, रोल मतलब प्ले ग्रुप, या फिर वाद विवाद। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसमें आपका आंसर होगा 3rd, यानी कि प्ले ग्रुप आप करवा देंगे। तो प्ले ग्रुप में क्या होगा कि बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, बच्चा एक्टिविटी कर रहा होगा, बच्चा उसमें भाग लेगा, तो सामाजिक कौशल भी सीखेगा और साथ ही साथ उसकी सामाजिक यानी सोशल लैंग्वेज जो है वो भी बच्चे की डेवलप होगी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? 3rd ऑप्शन होगा, यानी कि 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्ले ग्रुप करवा दोगे तो आपको कुछ भी सिखाना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। बच्चा क्या है उसमें एक्टिविटी करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है सामाजिक कौशल जो है, समाज के जो क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, वो भी बच्चा सीखेगा, और साथ ही साथ सामाजिक भाषा जो है, सोशल इन्वायरमेंट की क्या जो लैंग्वेज है वो भी बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। आंसर आपका 3rd सही होगा। ड्रामा अगर दिखा दोगे बच्चा निष्क्रिय रूप से सीख लेगा। खेल से बेहतर है कि प्ले ग्रुप, क्योंकि प्ले ग्रुप होगा तो बच्चा उसमें क्या है इन्वॉल्व होगा, उसको अपने जो जिस भी मतलब मान के चले जो भी परफॉर्म बच्चे को उसमें करना है, तो उस परफॉर्म के बारे में बच्चा अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से समझेगा, उसको अभिव्यक्त करेगा, एक्सप्लेन करेगा, तो बच्चा उस रोल में खुद को महसूस कर रहा होगा। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो 3rd होगा। बाकी आपका खेल भी सही था, वाद विवाद भी सही था, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट क्या था? आपका प्ले ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या है मान के चलिए अगर आप क्लासरूम में कोई आप एकांकी खिलवा रहे हो, बच्चे को प्ले ग्रुप करवा रहे हो, तो बच्चा उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी उसका जो है पार्ट दिया गया है, जिस भी पद पर वो है बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से, तो उस बारे में बच्चे को अच्छे से अनुभव होगा, क्योंकि वो अपने आप को वहां पे रख करके एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। आंसर आपका जो है 3rd सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। इसमें बात कही गई भाषा अधिगम में मौन जो है अवधि चुनौतीपूर्ण जो है यह कथन सही है या फिर अधिकांश रूप से सही है, या मतलब या फिर आंशिक रूप से सही है, या फिर गलत है, या फिर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मौन अवधि जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसमें आपका फर्स्ट हो गया, यानी कि सही है, क्योंकि मौन अवधि जो है चुनौतीपूर्ण यानी महत्वपूर्ण है भाषा अधिगम में, तो ये आपका सही है। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि मौन अवधि जब हो रही होती है तो बच्चा इसमें जो है बेहतर सीख रहा होता है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। मौन अवधि जो होती है वो ऊंची क्लासों में कराई जा रही होती है, क्योंकि बच्चा क्या है जब ऊंची क्लासों में पहुंचता है तो धीरे धीरे मन में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो उसका जो मन होता है वो भी एकाग्र हो रहा होता है, और पढ़ने की स्पीड भी बच्चे की बढ़ रही होती है, और बच्चा समझ करके पढ़ रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 12 पे।
निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी कि और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के बारे में क्या सही है, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और आपका जो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज जो है आपका प्रोफिशिएंसी। तो इसमें अब जो बात कही जा रही है कि में के बारे में क्या सही है, यानी कि इसके बारे में क्या सही है वो आपको बताना है, यानी कि के लिए मतलब दूसरा शब्द है या फिर से भिन्न है या फिर से संबंधित नहीं है या फिर का विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें आंसर 2 होगा, यानी से भिन्न है, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन इस मतलब कम्युनिकेशन जो है आपका, यानी कि जो आपका बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल है और आपका जो है अगला जो है कॉग्निटिव एकेडमिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। क्योंकि इसमें बात कही जा रही है बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन में कि जो घर की लैंग्वेज है, जो बच्चा घर में बैठ करके आपस में बात कर रहा है, जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, तो क्या वही लैंग्वेज वो अपने ऑफिस में बोल सकता है? क्या अपने बॉस से उसी लैंग्वेज में बात कर सकता है? तो नहीं कर सकता। वो जो लैंग्वेज आप अपने ऑफिस में प्रयोग कर रहे हो, जो आप मतलब ऑफिस के बॉस हैं उनसे आप उस जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप अपने कॉलेज में जिस लैंग्वेज से बात करो, टीचर से जिस लैंग्वेज में बात करो, तो क्या वही लैंग्वेज आप अपने घर में फॉलो कर पाओगे? क्या उसी लैंग्वेज में अपनी बहन से बात करोगे या क्या उसी लैंग्वेज में अपनी माँ से बात करोगे? नहीं, क्योंकि क्या वहाँ की भी लैंग्वेज चेंज होगी और घर की भी लैंग्वेज चेंज होगी। तो क्या है, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आंसर आपका जो है सेकेंड होगा। से संबंधित नहीं होते, ये भी नहीं, कि विस्तार है ये भी नहीं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे मतलब दूसरा शब्द है ये भी नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग है और दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न भी हैं। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने खुद ही देखा कि 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्योंकि इसमें कुछ पेपर 1 के भी क्वेश्चन थे, पेपर 2 के भी थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? यानी कि मौखिक निर्देश और साथ साथ याद करने वाले, ठीक है, और आपका जो है मतलब श्रवण और वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? तो आपका दृश्यात्मक है, श्रव्य है, गत्यात्मक है या फिर स्थानिक है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी कि आपका गत्यात्मक हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इसमें परिवर्तन होगा। बच्चा क्या निर्देश के भी माध्यम से सीख रहा है, मौखिक निर्देश के भी माध्यम से, श्रवण और वाचन के भी माध्यम से सीख रहा है, याद भी करके वो सीख पा रहा है। तो कौन सा अधिगम जो है, विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाह रहा है? गत्यात्मक अधिगम होना चाहिए, यानी कि जो अधिगम है उसमें परिवर्तन हो। क्योंकि बच्चे में एक क्वालिटी नहीं, वो सुन करके बोल करके भी सीखता है, मौखिक निर्देशन के भी माध्यम से सीख पा रहा है, वो सुन करके याद भी कर पा रहा है। तो आंसर आपका जो है थर्ड होगा, नहीं गत्यात्मक लर्निंग होनी चाहिए। अगर दृश्यात्मक होगी तो बच्चे सिर्फ देख करके सीख रहे हैं, श्रव्यात्मक यानी बच्चा सिर्फ सुन करके सीख रहा है, स्थानीय यानी क्या है, स्थानिक होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं, यानी कि इसमें गत्यात्मक होना चाहिए, परिवर्तन किया जा सके। आंसर आपका थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? तो पहला है आपका शब्द निर्माण, उद्धृत करना या फिर संयोजन या फिर आपका है मिलान। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है, यानी इसमें बात कही जा रही कौन सी शब्द की रचना प्रक्रिया है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का 4, यानी कि ए बी सी और डी। यानी सबसे पहले आपका होगा शब्द निर्माण, फिर आपका होगा उद्धृत करना, या फिर आपका होगा सी संयोजन और आपका होगा मिलान। आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप शब्द निर्माण करोगे, फिर आप उनको जो है उद्धृत करोगे, फिर संयोजन, फिर उसमें आप देखोगे क्या सही है क्या गलत है, संबंध बनाओगे, फिर आप जो है मिलान करोगे। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कि यदि यह किसी जो है आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो ये आपका तो सही है,
क्योंकि क्या है, अगर टीचर ही बोल रहा है तो बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, क्योंकि टीचर का जो है डेवलपमेंट हो चुका, बट बच्चा जो है वो क्या है, कल का भविष्य है। तो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा बोले, बच्चे को अवसर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा परामर्श कोर्स होगा, यानी कि आपका जो है या फिर समग्र भौतिक प्रक्रिया होगा, या फिर मौन विधि होगा, या फिर समग्र भाषा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि मौन विधि के अवसर देने चाहिए, तो मौन विधि आपका हो जाएगा। भाषा प्रयोग के जो है अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, तो आंसर आपका जो होगा सेकंड, यानी समग्र भौतिक प्रक्रिया होगा, यानी कि आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, समग्र भौतिक प्रक्रिया अगर आप करवा रहे हो बच्चे को और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे रहे हो, तो इसमें आपका बच्चे का समग्र भौतिक विकास हो पाएगा। आंसर आपका सेकंड सही होगा, क्योंकि टीचर जो है अगर कम भी बोल रहा है, मान लीजिए जहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है वहाँ पे ही सिर्फ गाइड कर रहा है, बाकी टीचर ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन बच्चे को ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। आंसर आपका जो है 2 सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, यानी कि 50 नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, क्योंकि इसमें क्या थे, पेपर 1 के भी क्वेश्चन थे और पेपर 2 के भी थे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट भी हुए हैं, आपने खुद ही देखा। तो इस वजह से प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन क्या करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आपके पास 1 मंथ भी नहीं बचा हुआ है, और इस 1 मंथ में क्या करना है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो उसको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और देन आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर 30 ऑफ आपके कितने सही हुए ये जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि हिंदी पेडागोजी आपकी कितनी बेहतर हो चुकी है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन की जो है प्रीवियस के क्वेश्चन के सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आप 3 बजे की क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको सीटेट की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।